कर रहे हैं, यूएसए में भी रन कर रहे हैं, चाइना में भी चल रहे हैं, तो इनको ग्लोबल एंटरप्राइज भी बोला जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी का मतलब होता है मेनी, नेशनल का मतलब होता है कंट्रीज। तो ऐसे कंपनीज जो बहुत सारे कंट्रीज में रन हो रहे हैं, चल रहे हैं, उनको हम लोग बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी। तो इसका दूसरा नाम है ग्लोबल एंटरप्राइज और तीसरा नाम है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन और लास्ट नाम है इंटरनेशनल एंटरप्राइज। मल्टीनेशनल कंपनीज का दूसरा नाम ग्लोबल एंटरप्राइज, तीसरा नाम ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन और तीसरा नाम इंटरनेशनल एंटरप्राइज। कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख लो, कोका कोला, नाइकी, रीबॉक, लॉरियल। तो ये ऐसे कंपनीज है जो इंडिया के अंदर भी चल रहे हैं और बहुत सारे देशों में रन कर रहे हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। कोका कोला, नाइकी, रीबॉक, लॉरियल, सोनी, एलजी, सैमसंग और भी यहाँ जितना भी ये फोटो के अंदर दिख रहा है वो सब कुछ इंटरनेशनल कंपनीज है। कोका कोला, नाइकी, रीबॉक, लॉरियल, सोनी, एलजी, सैमसंग, मतलब ये ऐसे कंपनीज है जो बहुत सारे देश में रन कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये हो गए मल्टीनेशनल कंपनीज। अब इसमें 2 पॉइंट समझना। जैसे मान लो एप्पल कंपनी यूएसए का इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, मतलब यूएसए में बना है, लेकिन बताओ क्या एप्पल सिर्फ यूएसए में सामान बेचता है? नहीं, वो तो पूरा वर्ल्ड वाइड बेचता है, अलग अलग, चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, अलग अलग कंट्रीज में सेल करता है। तो जिस कंट्री का वो कंपनी है उस कंट्री को हम लोग बोलते हैं होम कंट्री, मतलब जहां वो बना है, जहां उसका मेन हेडक्वार्टर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे होम कंट्री। ठीक है, जहां वो मेन बना है, जहां मेन स्टैब्लिश हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, उस पर्टिकुलर कंट्री को बोलेंगे होम कंट्री, और वहीं पे उनका हेडक्वार्टर होगा, जहां पे हेडक्वार्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे होम कंट्री। और बाकी जिस भी देश में ये धंधा कर रहे हैं, बाकी जिस भी देश में ये धंधा कर रहे हैं, जैसे मान लो इंडिया के अंदर धंधा कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर धंधा कर रहे हैं, यूएसए में, चाइना में, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो भी यहाँ पे इन लोग सेल कर रहे हैं, वो सब कंट्री को हम लोग बोलेंगे होस्ट कंट्री। जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुए हैं उस कंट्री को क्या बोलेंगे? होम कंट्री, जहां बने, जहां इनका हेडक्वार्टर है, और जहां जहां धंधा कर रहे हैं वो सारे कंट्री को क्या बोलेंगे? होस्ट कंट्री। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना है, जहां मेन बने, जहां हेडक्वार्टर है कंपनी का, उसको बोलेंगे होम कंट्री, और जहां जहां पे धंधा कर रहे हैं, इंडिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, यूएसए में, चाइना में, जहां जहां धंधा कर रहे हैं वो हो गया होस्ट कंट्री। अब इसके बारे में लिख लेते हैं, लिखो मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स अ कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मेनी कंट्रीज, मतलब ऐसे कंपनी जो बहुत सारे अलग अलग कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, चल रहे हैं, वहां पे बेच रहे हैं सामान, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी। जहां पे इनका हेडक्वार्टर होगा उस कंट्री को बोलेंगे होम कंट्री, और जहां जहां ये अलग अलग धंधा कर रहे होंगे उसको बोलेंगे होस्ट कंट्री। सेकेंड पॉइंट लिखो, द हेडक्वार्टर ऑफ एमएनसी। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, एग्जाम में इसका शॉर्टकट चल जाएगा, एक बार फुल फॉर्म में लिख देना मल्टीनेशनल कंपनी, और उसके बाद जितना भी आएगा एमएनसी और फिर ऐसा स्मॉल लेटर में एस डाल दो। हर जगह मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, एक जगह लिखकर बाकी जगह शॉर्ट में चल जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मेनी कंट्रीज। सेकेंड पॉइंट, द हेडक्वार्टर ऑफ एमएनसी इज लोकेटेड इन वन कंट्री, जहां पे इनका हेडक्वार्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे होम कंट्री, और जहां भी ये धंधा कैरी करेंगे एंड इट कैरीज बिजनेस इन अदर कंट्रीज उसको बोलेंगे होस्ट कंट्री। और लास्ट पॉइंट, जो एमएनसी है वो होम कंट्री के अंदर रजिस्टर होते हैं, ऑफकोर्स सी बात है, वहीं से धंधा चालू किए हैं तो रजिस्टर भी वहीं होंगे। जैसे एप्पल यूएसए का है तो एप्पल धंधा बहुत सारे कंट्री में कर रहा है, लेकिन वो इनकॉर्पोरेट, वो रजिस्टर सिर्फ यूएसए में हुआ होगा।
होम कंट्री और होस्ट कंट्री। और एक ऐसा डायग्राम भी बना लो, ये एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी यूएसए का है, तो यूएसए को बोलेंगे होम कंट्री, और जहां जहां वो अलग अलग कंट्री में जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, यहाँ पे वो धंधा कर रहा है, सेल कर रहा है, बिजनेस कैरी कर रहा है, उसे बोलेंगे होस्ट कंट्री। एमसीक्यू में ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि इनकॉर्पोरेट कहाँ होते हैं। इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर, तो रजिस्टर कहाँ होंगे, होम कंट्री में या होस्ट कंट्री में? होम कंट्री में, जहां वो बने वहीं पे रजिस्टर होंगे। तो ये बस याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, फीचर्स। हेडिंग लिखो फीचर्स। ये मल्टीनेशनल कंपनी के क्या क्या खासियत होते हैं बताओ। इनके पास ज्यादा पैसा होगा या कम पैसा होगा? ज्यादा पैसा होगा। अगर ये पूरे वर्ल्ड वाइड धंधा कर रहे हैं, पूरे अलग अलग कंट्री में धंधा कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है इनके पास पैसा ज्यादा रहेगा, और ये बहुत ही जाइंट साइज के होंगे, बहुत बिग साइज के कंपनीज होंगे, क्योंकि इतना छोटा मोटा कंपनी कोई बाहर नहीं जा सकता। अगर वो कंपनी बहुत बड़ा साइज का है, जाइंट साइज का है, बिग साइज का है, तभी वो बाहर में धंधा कर सकता है। तो पहला जो फीचर है वो है बिग साइज एंड ह्यूज कैपिटल, मतलब ये बहुत ही जाइंट साइज के होते हैं ये बिजनेस। जैसे सोनी हो गया, एलजी हो गया, कितने बड़े बड़े कंपनी है, मार्केट में इनका बहुत गुडविल है। तो ऐसी ही कंपनी बाहर धंधा कर सकते हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं और जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा रहता है। बिग साइज एंड ह्यूज कैपिटल, बिग साइज एंड ह्यूज कैपिटल। अब इसके अंदर पॉइंट लिखो, द असेट्स, द असेट्स एंड सेल ऑफ एमएनसी, द असेट एंड सेल ऑफ एमएनसी आर क्वाइट लार्ज। मतलब इन लोगों के पास इतना प्रॉपर्टी रहता है, इतना बिक्री होता है, बहुत बहुत लार्ज इनका नेटवर्थ जाता है जो इन लोग सेल वगैरह करते हैं। बुक में इतना तक लिखा है कि इन लोग जो सेल करते हैं कई बार इतना ज्यादा कर लेते हैं कि कंट्री का जीडीपी पार कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान वैसे भिखमंगा देश है, कई बार उसका भी जीडीपी कई कई सारे कंपनी पार कर लेते हैं। एलजी कंपनी इतना सेल कर लेता है कि वो पाकिस्तान के जीडीपी के ऊपर हो जाता है। पाकिस्तान में पूरे साल भर में इतना बिक्री नहीं होता है जो कुछ कुछ कंपनी में इतना बिक्री कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इनके पास जो असेट होता है, हो गया सबका कंप्लीट एक साथ? अच्छा ठीक ठीक, यही 5 मिनट घर में निकाल लेते हैं। लिखो लिखो, पहला पॉइंट बिग साइज एंड उसके बाद लिखा एंड ह्यूज कैपिटल। मतलब ये ऐसे कंपनीज होते हैं जिन जो बहुत ही जाइंट साइज के कंपनी होते हैं और इनके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है। तो द असेट्स एंड सेल ऑफ एमएनसीज आर क्वाइट लार्ज। सेकेंड पॉइंट, दीज कंपनी ऑपरेट्स ऑन लार्ज स्केल, दीज कंपनी ऑपरेट्स ऑन लार्ज स्केल। ये जो कंपनीज होते हैं ये बहुत ही बड़े पैमाने पे धंधा करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का सेल होता है इनका। दीज कंपनी ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल। अभी ना वो अंदर अंदर कहीं नहीं बैठना है, यहाँ आसपास में सामने। फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो बता नहीं पाता है। जल्दी जल्दी बैठ जाओ कहीं पे भी जगह लेके। दीज कंपनी ऑपरेट्स ऑन लार्ज स्केल, ये ऐसे कंपनीज होते हैं जो बहुत ही लार्ज स्केल में ऑपरेट करते हैं। अगला, देयर ऑपरेशन आर सो ह्यूज, ये इतना ज्यादा धंधा कर लेते हैं कि कई बार कंट्रीज मन के जीडीपी को पार कर लेते हैं। जीडीपी मतलब जो साल भर में कमाई हो रहा है कंट्री का। तो कई ऐसे कंपनी होते हैं, उन लोग इतना इतना धंधा कर देते हैं कि किसी छोटे मोटे कंट्री का जीडीपी को पार कर लेते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट लिखा है, देयर ऑपरेशन आर सो ह्यूज दैट समटाइम्स देयर टर्नओवर exceed the GDP of developing country. Their operation are so huge that sometimes their turnover exceed the GDP of developing country. तो ये पहला खासियत होता है मल्टीनेशनल कंपनी का। क्या क्या? हाँ हाँ, देखो मैं टॉपिक जहां से स्टार्ट किया था मैं एक बार और बता रहा हूँ।
हम लोग आज स्टार्ट किए मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टी का मतलब होता है मेनी और नेशनल का मतलब होता है कंट्री या नेशन। तो ऐसे कंपनी जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे कोका कोला, नाइकी, रीबॉक, लॉरियल, सोनी, मोटरोला, एलजी, सैमसंग, ये सब जो हो गया ये एग्जाम्पल हो गया। ये ऐसे कंपनीज बने जो इंडिया मतलब एक से ज्यादा देश के अंदर रन कर रहे हैं, यूएसए में, चाइना में, इंडिया के अंदर, तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी। इनका 3 और नाम होता है, एक होता है ग्लोबल एंटरप्राइज, एक ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन और एक इंटरनेशनल एंटरप्राइज। फिर इसका अगला पॉइंट में बताया, एक होता है होम कंट्री और एक होता है होस्ट कंट्री। होम कंट्री का मतलब होता है जैसे एप्पल, एप्पल जो है वो यूएसए इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, यूएसए के अंदर बना है। तो जिस कंपनी में वो स्टैब्लिश होते हैं उस कंपनी को बोलते हैं हम लोग होम कंट्री। और जिस कंट्री में हम लोग धंधा कर रहे हैं, जैसे एप्पल जो है इंडिया में अपना सामान बेच रहा है, आईफोन बेचता है, चाइना में बेचता है, रशिया में बेचता है, पाकिस्तान में बेचता है, तो ये सब कंट्री को हम लोग बोलते हैं होस्ट कंट्री। मतलब जिस कंट्री के अंदर बने उस कंट्री को बोलेंगे होम कंट्री, और जिस कंट्री के अंदर धंधा कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं बिजनेस, उसको बोलेंगे होस्ट कंट्री। तो ये वाला पॉइंट था। और होम कंट्री के अंदर उनका हेडक्वार्टर रहता है, मतलब मेन जो बिजनेस ऑपरेशन होता है वो होम कंट्री के अंदर होता है। ये सब जो दिख रहे हैं ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज है जो बहुत सारे अलग अलग कंट्री के अंदर रन करते हैं। सबसे पहला फीचर हम लोग डिस्कस किए, इनका ये बहुत ही जाइंट साइज के होते हैं, बिग साइज के होते हैं। जैसे एलजी कंपनी हो गया, सोनी हो गया, एप्पल हो गया, कितने बड़े बड़े साइज के कंपनी है ये। इनके पास बहुत ज्यादा ह्यूज कैपिटल रहता है, पैसे की कमी नहीं है। इनका करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, सेल होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है द असेट एंड सेल्स ऑफ एमएनसी आर क्वाइट लार्ज, मतलब बहुत ज्यादा धंधा कर लेते हैं इन लोग। इन लोग बहुत ही बड़े पैमाने पे धंधा करते हैं, लार्ज स्केल में। और कई बार इतना धंधा कर लेते हैं कि इन लोग कई सारे कंट्री का जीडीपी को एक्सीड कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान बहुत गरीब देश है, तो उन लोग का जो जीडीपी होता है, कई बार अपना जो इंडिया का एक जियो कंपनी है, जियो और अडानी, ये दोनों मिलके पाकिस्तान का जीडीपी को पार कर लेते हैं, इतना कमा लेते हैं। तो ऐसा होता है, तो वही लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट कि उन लोग जो ऑपरेशन करते हैं, देयर ऑपरेशन आर सो ह्यूज, इन लोग इतना ज्यादा धंधा कर लेते हैं कि कई बार इन लोग का जो टर्नओवर है, मतलब जो कमाई है, वो कई सारे डेवलपिंग कंट्री के जीडीपी को क्रॉस कर लेता है। तो ये हो गया पहला फीचर। अभी जो हम लोग तीनों पढ़ेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी, फिर उसके बाद अगला पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर, फिर तीसरा पढ़ेंगे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो ये तीनों के अंदर सिर्फ फीचर याद करने, कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। तो ये बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो तीनों पढ़े उसका एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज भी था। इसमें बस हम लोग को फीचर्स पढ़ना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बुक में नहीं दिया है। ये पहला पॉइंट हो गया नोट सबका। बस इतना ही लिखा है कि ये बहुत बड़े साइज के बिजनेस होते हैं और इनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल रहता है। कई बार ये इतना धंधा कर लेते हैं कि अच्छे अच्छे कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनका जीडीपी को क्रॉस कर लेता है। जीडीपी मतलब होता है जो कंपनी पूरे साल भर में मिलजुल के कमाया है, मतलब कंट्री पूरे साल भर में कितना कमाया है। तो पाकिस्तान जितना भी साल भर में कमाता है, उससे ज्यादा कई सारे कंट्रीज में सेल कर लेते हैं। अगला पॉइंट लिखो, सेंट्रलाइज कंट्रोल। सारा कंट्रोल किसके पास होगा, होस्ट कंट्री के पास या होम कंट्री के पास? होम कंट्री के पास। तो इसीलिए लिखा है सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज मतलब पावर इन वन हैंड, किसी एक के हाथ में पूरा पावर रहना। तो इसमें लिखो द ब्रांचेज ऑफ एमएनसी, एग्जाम में भी एमएनसी लिख सकते हो, एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। द ब्रांचेज ऑफ एमएनसी spread in different country, the branches of MNC spread in different country are controlled and managed by headquarter, और हेडक्वार्टर होता है होम कंट्री के अंदर। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब सारा कंट्रोल एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर के पास रहता है, होम कंट्री के पास रहता है। The branches of MNC spread in different countries are controlled and managed by headquarter located in home country। और एक ऐसा डायग्राम बना लो कि 3 अलग अलग कंट्री है, उसको होस्ट कंट्री बोलेंगे, और वहां पे हेडक्वार्टर का डायरेक्ट कंट्रोल चल रहा है। मतलब एप्पल कंपनी अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह देना है तो वो होस्ट कंट्री डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिस्काउंट डिसाइड करने वाला होगा हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर बोल रहा है कि हम लोग 10% डिस्काउंट देंगे, तब जो होस्ट कंट्री होंगे वो 10% डिस्काउंट लेंगे। होस्ट कंट्री के अंदर अगर बिजनेस चल रहा है, मान लो ये यूएसए है, इंडिया में एक धंधा इन लोग कर रहे हैं, इंडिया वाले डिसाइड नहीं कर सकते कि एप्पल में कितना डिस्काउंट देना है, वो पूरा डिसाइड करने का काम होगा यूएसए के अंदर। नहीं तो ऐसे में तो कोई भी कितना भी डिस्काउंट देगा, फिर इंडिया वाले 10%, पाकिस्तान वाले 5%, तो अलग अलग डिस्काउंट देते रहेंगे। तो इसीलिए सारा कंट्रोल सिर्फ एक के हाथ में रहेगा, वो होगा हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर लोकेटेड रहता है होम कंट्री के अंदर। द ब्रांचेस ऑफ एमएनसी
इफ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय हेडक्वार्टर लोकेटेड इन होम कंट्री। मतलब जो भी डिसीजन रहेगा, कितना डिस्काउंट देना है, कब डिस्काउंट देना है, कब नया ऑफर लेके आना है, वो होस्ट कंट्री का रहेगा या होम कंट्री का रहेगा? होम कंट्री का रहेगा, क्योंकि होम कंट्री के अंदर हेडक्वार्टर रहता है और डिसाइड करने वाला हेडक्वार्टर होगा। अगला पॉइंट लिखो, थर्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी। ये जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब क्या होगा? लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव। लेबर से कभी भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता। अभी एप्पल वाले बोल देंगे कि सारे लेबरमैन आईफोन बनाओ, तो सब कचरा कर देंगे आईफोन का, सब अपने तरीके से अलग अलग बनाएंगे। लेकिन अगर मशीन से बनेगा तो सारा एक सिंक्रोनाइज मैनर पे बनेगा। तो अगला पॉइंट लिखो, एडवांस टेक्नोलॉजी। मल्टीनेशनल कंपनी uses latest technology. Multinational company uses latest technology to supply world class product. जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं वो इसीलिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना पाते हैं क्योंकि इन लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अभी कितने बड़े बड़े कंपनी हो गए होंगे, ये एआई वगैरह को इंट्रोड्यूस कर दिए होंगे अपने कंपनी के अंदर, आधा से ज्यादा काम इनका रोबोट वगैरह से चलता होगा, क्योंकि इन लोग अपडेटेड रहते हैं, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी यूजेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या, एग्जांपल में लिख लो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है हम लोग मशीन का ज्यादा यूज करेंगे और लेबर का बहुत कम यूज करेंगे। MNC uses latest technology to supply world class products. Example, capital intensive technique. अगला फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्ट इनोवेशन। इनोवेशन करने का डिपार्टमेंट किसका रहेगा? याद करो उसको, R&D को। कौन थी R&D? रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का काम रहेगा कि क्या नया इनोवेट करके लाना है। जैसे पार्ले जी पहले ये वाला लेके आता था, फिर अभी और नया नया फ्लेवर्स लेके आया, ओट्स वाला, फिर अब तो ये भी अपना रंग बदल चुका है, ब्लैक कलर का भी हो चुका है। तो इन लोग इनोवेशन करके लाते हैं, नया नया इनोवेशन करते हैं। जैसे एप्पल का आईफोन पहले अगर देखोगे तो एकदम छोटा सा रहता था, फिर धीरे धीरे उसका स्क्रीन चेंज किए, फिर ऐसा करके वो नया एक वो आया था। इस डिस्प्ले को क्या बोलते थे वैसे? ऐसा डिस्प्ले रहता था ना ऐसा, अभी जो बहुत सारे फोन कॉपी कर रहे हैं, नॉच डिस्प्ले, ये वाला जो था, ये सबसे पहले आईफोन लेके आया था, उनका R&D बहुत तगड़ा था, तो लोग क्या बहुत जल्दी ये लेकर आए, फिर बाकी सारे डिपार्टमेंट्स, बाकी जितने कंपनीज है वो इसका कॉपी कर लिया, क्योंकि R&D में बहुत खर्चा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और हर कंपनी R&D में खर्चा नहीं करता है, सिर्फ ऐसे कंपनीज करते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत पैसा वाले होते हैं, तो इन लोग ही इतना बड़ा बड़ा खर्चा करते हैं, और बाकी जो छोटे ऐसे छोटे मोटे कंपनी है वो इनका कॉपी कर लेते हैं, बस यही काम, क्योंकि इतना खर्चा नहीं करेंगे इन लोग, जो बड़ा पैसे वाला कंपनी होगा वही ये सब खर्चा करेगा। तो अगला पॉइंट लिखो, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर फोर्थ, प्रोडक्ट इनोवेशन। जो MNC होते हैं इन लोग R&D डिपार्टमेंट को हायर करते हैं और नया नया प्रोडक्ट का इनोवेशन करते हैं। MNC हैव हाईली सफिस्टिकेटेड, सफिस्टिकेटेड का स्पेलिंग थोड़ा देख लो बस, MNC हैव हाईली सफिस्टिकेटेड, अगर सफिस्टिकेटेड नहीं लिख पाओ तो ऑर्गेनाइज लिख सकते हो, हाईली ऑर्गेनाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। MNC have highly organized or sophisticated research and development department. Research and development department engaged in task of, इनका काम क्या रहता है कि इन लोग डेवलप करें नए नए प्रोडक्ट, और अगर नया प्रोडक्ट डिजाइन नहीं कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग है उसका नया सुपीरियर डिजाइन लेके आओ और अच्छा डिजाइन लेके आओ उसमें। MNC have highly sophisticated or organized research and development department, engage in task of developing new product and superior design in existing product. तो या तो नया प्रोडक्ट लेके आओ या तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसका डिजाइन मन को और इनहांस करो। नया पैकेट आ गया लेकिन फिर भी उसके अंदर जो मेन प्रमोशन हो रहा है वो ये वही वाली बच्ची का रखे हैं जो बहुत पहले से है। चाहते तो इसको बदल सकते थे लेकिन लोग का सेंटिमेंट तुरंत हट हो जाता। अभी भी ये जब नया पैक इंट्रोड्यूस किया ना तो कितना तारीफ हुआ कि इतना नया जमाना आ गया, उसके बाद भी वही वाला चीज को दिखा रहे हैं, सेम पिक्चर है जो पहले था वही वाला है, तो वो उसका बहुत तारीफ भी हुआ क्योंकि लोग का एक अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, बचपन से बिस्किट खाते, कुत्ता वाला बिस्किट खा के।
तो लोग का इससे सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। अब ये फोटो हटा देंगे तो उनका सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए लोग अभी भी रखे हैं इसमें। तो एमएनसी जो होता है बहुत खर्चा करता है आर&डी डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, फिर बाकी इनका सब लोग कॉपी कैट जैसा चोरी कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ, और है शायद एक पॉइंट और होगा। फिफ्थ पॉइंट लिखो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एमएनसी के पास बहुत पैसा होता है तो इन लोग बहुत खर्चा करते हैं मार्केटिंग वगैरह करने में। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, तो इसमें लिखो, दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट। इन लोग बहुत खर्चा करते हैं मार्केटिंग करने में, एडवर्टीजमेंट करने में, क्योंकि इन लोग के पास पैसे की कमी नहीं होती। एप्पल हो गया, फिर उसके बाद सैमसंग हो गया, इनका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहता है, उसमें पूरा वो स्क्रीन लगा रहता है, तो बहुत ज्यादा इन लोग खर्चा करते हैं। अच्छे अच्छे एक्ट्रेस एक्टर ये सबको लेते हैं अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर। अगला पॉइंट इसमें एक और लिखो, दे यूज अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज in order to increase their sale. They use aggressive marketing strategy in order to increase their sales in short time. They use aggressive marketing strategy in order to increase their sales in short time. मतलब इन लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन लोग सेल अपना बढ़ा पाए कम समय के अंदर। अग्रेसिव सेल टेक्निक क्या होगा? बाल उल खींच देते होंगे क्या दूसरे का? हाँ, मतलब चिल्ला चिल्ला के, नापतोल वाले हैं ना, शर्मा जी ने कॉल कर दिया, वर्मा जी ने कॉल कर दिया, ऑर्डर खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 डे का सेल है, ऐसा टाइप का चिल्ला चिल्ला के। है प्रोडक्ट में दम नहीं, वो 200 रुपए के भी नहीं बिकेगा, लेकिन उसको 999 में बेच के दिखाते हैं इन लोग। गाड़ी दीवार में चल सकता है, दीवार से फिर नीचे आ सकता है, क्या 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 एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो चिल्ला चिल्ला के एडवर्टीजमेंट करने को ही बोलते हैं एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मतलब है दम नहीं, नॉर्मल एक डब्बा फोन भी लोगे उसमें भी ब्लूटूथ रहता है, लेकिन लोग बोलेंगे हमारे फोन में ब्लूटूथ है, हमारे फोन में कॉल कर सकते हैं, हमारे फोन में ये हो सकता है। कुछ नहीं हो, डब्बा फोन में भी उतना चीज चलता है। वो एक टॉवेल रहेगा, टॉवेल को दिखा देंगे कि ऐसा पहना के दिखा देंगे जैसे पार्टी में पहन के तक जा सकते हैं, जबकि वो कहीं बाहर पहनने लायक तक टॉवेल नहीं है। हाँ, वैसे ही वाला दिखा देते हैं ना। वो मार्केटिंग चैप्टर के अंदर एक है। तो एग्रेसिव टेक्निक मतलब एकदम चिल्ला चिल्ला के बेचना, प्रोडक्ट में दम नहीं है लेकिन कस्टमर को इतना अट्रैक्ट कर दो कि वो प्रोडक्ट परचेस कर लेगा। ये सबसे ज्यादा नापतोल में होता था, आजकल वो नहीं चलता है। नापतोल तो अपना डिलीवरी चार्जेस भी 399 499 वो सब लेता था। ये देखो, ये वाला नापतोल का टेक्निक ऐसा दिखाते हैं जैसे पार्टी में तक पहन के जा सकते हैं, ये सब पहन के जाने लायक चीज है, हैं? मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि अभी एक दिन बचा है, 999 का सामान है, खरीद लो, खत्म हो जाएगा, जबकि दम नहीं है प्रोडक्ट में बिल्कुल भी। तो उसी को बोलते हैं अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मतलब चिल्ला चिल्ला के कस्टमर को आकर्षित कर लो। वो एक फोन रहेगा, उसको डब्बा में डाल देंगे, 4 खिला डाल देंगे, गाड़ी के ऊपर से चला देंगे, यही सब चलते रहता है उन लोगों का। अगला 6th पॉइंट, ओलिगोपोलिस्टिक पावर। क्या? ओलिगोपोलिस्टिक, अभी पढ़ोगे तुम लोग आगे, ओलिगोपोली, मोनोपोली, डियोपोली। इको में चैप्टर है, मार्केट नाम का एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर 13th चैप्टर, उसके अंदर पढ़ोगे ओलिगोपोली, मोनोपोली, डियोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है जब मार्केट में ज्यादा सेलर नहीं रहेंगे, बहुत कम सेलर रहेंगे। जैसे आज के डेट में इतना सारा वो टूथपेस्ट का ब्रांड है, लेकिन ओलिगोपोली किसका है? कोलगेट का है, पेप्सोडेंट का है, अभी वो थोड़ा थोड़ा नए नए कंपनीज एक दो आ रहे हैं। जबकि मार्केट में इतना सारा टूथपेस्ट मिलता है, लेकिन लोग जानते हैं कि हम लोग कोलगेट चाहिए, पेप्सोडेंट चाहिए, डाबर चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका नाम शोहरत बना हुआ है। तो मार्केट में जब बहुत ही फ्यू प्लेयर्स होते हैं, बहुत ही फ्यू कंपनीज होते हैं जो मार्केट में कस्टमर को अट्रैक्ट करके रखें, कस्टमर दुकान में जाएगा तो सबसे पहले कोलगेट बोलेगा, पेप्सोडेंट बोलेगा, डाबर बोलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब मार्केट में 2-3 सेलर गिन के हैं, ये वाला पॉइंट है। तो ओलिगोपोलिस्टिक पावर, जो एमएनसी होते हैं, इन लोग गिन चुन के 2-3 ही होते हैं जो बहुत मार्केट में तगड़ा गेम खेलते हैं, अलग अलग कंट्री में बेचते हैं। टीवी कितना सारा ब्रांड है, लेकिन लोग को पूछें किसका टीवी चाहिए तो उन लोगों के पास 2-3 ही रहेगा, एलजी का टीवी हो गया, सैमसंग का टीवी हो गया। तो ऐसा 2-3 टीवी है जो दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि उन लोग ओलिगोपोली है। जबकि मार्केट में जाओगे तो ऐसा 50 कंपनीज है टीवी के, लेकिन फिर भी लोग को 2-3 कंपनी से दिमाग में बैठा है, क्योंकि उन लोग ओलिगोपोली है, मतलब बहुत ही फ्यू सेलर है मार्केट के अंदर। वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि उन लोग बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं, और इतना एडवर्टीजमेंट हो गया एलजी टीवी का कि लोग के दिमाग में बैठ चुका है। लिखो पॉइंट इसमें, ओलिगोपोली मींस पावर इन वन हैंड।
पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू कंपनीज ओनली, मतलब पावर कुछ ही कंपनीज के पास होगा जो अच्छा तगड़ा गेम खेल रहे होंगे मार्केट में, बाकी सब लोग भी बेच रहे होंगे लेकिन उतना ज्यादा नहीं बेच रहे हैं। ओलिगोपोली मींस पावर इन हैंड ऑफ फ्यू कंपनीज ओनली, कुछ गिने चुने कंपनीज के हाथ में सिर्फ पावर है। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं जब हम लोग इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे मार्केट। सेकेंड पॉइंट लिखो, ड्यू टू देयर जाइंट साइज द एमएनसी ऑक्यूपाई, उन लोग इतने बड़े कंपनीज होते हैं कि लोग छोटे मोटे कंपनी को दबा देते हैं, डोमिनेट कर देते हैं। छोटा मोटा कंपनी चाहता भी है ना बाहर जाके धंधा करे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बाहर का पूरा इन लोग ग्रैब करके रखे सारे कस्टमर को। ड्यू टू देयर जाइंट साइज, इन लोग इतने बड़े साइज के होते हैं कंपनी, ड्यू टू देयर जाइंट साइज द एमएनसी ऑक्यूपाई अ डोमिनेटिंग पोजीशन, मतलब बाकी छोटे मोटे कंपनी को दबा के रख देते हैं, उन लोग को आगे बढ़ने नहीं देते। ड्यू टू देयर जाइंट साइज द एमएनसी ऑक्यूपाई अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट, तो इनका एक डोमिनेटिंग पोजीशन रहता है। और लास्ट पॉइंट, कई बार ये छोटे मोटे कंपनी को खरीद भी लेते हैं, जैसे मान लो कोलगेट मार्केट में बहुत फेमस है, अगर इसको लग रहा है कि कोई नया ब्रांड आ रहा है और वो मेरे को टक्कर दे सकता है तो इसके साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये कंपनी को अपने नाम का कर लेगा, तो खरीद लेगा, खरीद कर ज्यादा पावर अपने हाथ में रख लेगा। तो कई बार कंपनी ऐसे भी करता है। तो लास्ट पॉइंट वही लिखा है, दे ऑल्सो टेक ओवर अदर फर्म्स टू अक्वायर ह्यूज पावर, कई बार ये छोटे मोटे कंपनी जो मार्केट में आते हैं और लोग बहुत जल्दी इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो कंपनी को ये खरीद लेते हैं। दे ऑल्सो टेक ओवर अदर फर्म्स टू अक्वायर ह्यूज पावर, कोलगेट को अगर डर लगेगा कि ये अभी नया कंपनी है और अभी बहुत कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है तो कोलगेट इससे बातचीत करेगा और अगर ये सेकंड कंपनी रेडी है तो वो अपने आप को बेच देगा और कोलगेट उसको खरीद लेगा और इसके पास और ज्यादा पावर आ जाएगा। दे ऑल्सो टेक ओवर अदर फर्म टू अक्वायर ह्यूज पावर। तो ये 6 फीचर था। सबसे पहला फीचर था ये बहुत बिग साइज के होते हैं, जाइंट साइज के होते हैं और इनके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है, कई बार ये इतना ज्यादा कमा लेते हैं कि कई सारे कंट्री का जीडीपी क्रॉस हो जाता है। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड, सेंट्रलाइज कंट्रोल, सारा कंट्रोल होम कंट्री के पास रहता है, होस्ट कंट्री के पास कंट्रोल नहीं रहता। अगर एप्पल का कितना डिस्काउंट देना है वो डिसाइड करना है तो होम कंट्री डिसाइड करेगा, होस्ट कंट्री डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम लोग होस्ट कंट्री को पावर दे देंगे तो हर कंट्री अपना अलग अलग डिस्काउंट देगा, कोई 10%, कोई 5%, कोई 15%, तो ऐसे में कई बार कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो इसलिए डिसाइड करने का मेन काम हेडक्वार्टर का रहेगा, धंधा करने का काम होस्ट कंट्री का रहेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी, ये लोग कैपिटल इंटेंसिव यूज करते हैं और एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि जल्दी से जल्दी सामान बना पाए और वर्ल्ड का क्लास प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। इन लोग प्रोडक्ट में इनोवेशन करते हैं। इनोवेशन करने का डिपार्टमेंट कौन होगा? डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये वर्ड याद रखना, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इनका काम होगा नया नया इनोवेशन करने का। और फिफ्थ पॉइंट था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है तो ये मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग्स, फिर वो पैम्पलेट, ये सब बहुत ज्यादा छपाते हैं, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहता है। और ये एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, चिल्ला चिल्ला के सामान बेचते हैं, ज्यादा हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं। और लास्ट था, इन लोग के पास ओलिगोपोलिस्टिक पावर रहता है। ओलिगोपोली मतलब जब कंपनी बहुत कम मार्केट में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो, कोलगेट के बहुत सारे कंपनी है लेकिन 2-3 कंपनी है जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसको बोलेंगे ओलिगोपोली। तो उन लोग इतने बड़े साइज के होते हैं कि उन लोग छोटे मोटे कंपनी को डोमिनेट करके रख देते हैं, दबा के रख देते हैं कई बार। और लास्ट, कई बार जब छोटे मोटे कंपनी अच्छा बिजनेस करना चालू करते हैं तो वो उन कंपनी को खरीद लेते हैं और ज्यादा पावर अपने हाथ में ले लेते हैं और ज्यादा पावर उनसे आ जाता है। ठीक है, ब्रेक के बाद हम लोग जॉइंट वेंचर स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, एप्पल डिसाइड करेगा। अगर मान लो इन लोग डिसाइड भी किए हैं तो इन लोग फाइनलाइज नहीं कर सकते। इन लोग एप्पल कंपनी को बताएंगे कि सर हम लोग 10% डिस्काउंट सोचे हैं दिवाली में। एप्पल कंपनी चेक करेगा कि 10% से कहीं हम लोग को नुकसान तो नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं होगा तो इनको कंफर्मेशन देगा। मतलब लोग डिसाइड कर सकते हैं लेकिन फाइनलाइज नहीं कर सकते। फाइनलाइज करने का काम हेडक्वार्टर करेगा। हेडक्वार्टर हाँ बोला तो हाँ, नहीं बोला तो नहीं, क्योंकि नहीं तो ऐसे में तो कोई भी कितना भी डिस्काउंट देगा, ये 10% दे देगा, ये 20% दे देगा। ऐसे मेन जो होम कंट्री है उसको कई बार नुकसान हो सकता है, तो मेन जो डिसीजन रहेगा वो हेडक्वार्टर के पास रहेगा। क्या चीज का? सबका यही है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो भी है, मेन इनका होम कंट्री जिस भी कंट्री में होगा, अमेजॉन जिस भी कंट्री का होगा वहां से मेन अप्रूवल मिलेगा।
भले इंडिया वाले डिसाइड कर लें कि हम लोग अलग अलग, फ्लिपकार्ट वाले बिग बिलियन डेज लाते हैं, अमेजोन वाले भी कुछ लाते हैं ना, प्राइम डेज कुछ ऐसा रहता है, हाँ, तो वो सब इन लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग 21 तारीख से 20 तारीख से 21 तारीख तक अभी प्राइम डेज आने वाला है, तो इन लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल देने का काम होम कंट्री का होगा। होम कंट्री अप्रूवल दे दिया तो फिर इन लोग फाइनलाइज करेंगे और एडवर्टीजमेंट चालू करेंगे। इन लोग फाइनल नहीं कर सकते, होस्ट कंट्री वाले फाइनल करने का काम हमेशा होम कंट्री का रहेगा। वो किसी भी कंट्री के, कोई भी कंपनी के साथ मान लो, सब में ये सेम अप्लाई होगा। फिर जॉइंट वेंचर एक बचा रहेगा।